चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को फिर इस मेरे डायरी क्लासेस में आप लोग को स्वागत करते हैं। चलिए आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, समझे ना। तो इससे जो हम पहले क्लास लिए थे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में कुल मिलाकर हम बताए थे, समझे ना, 63 क्वेश्चन, 2 वीडियो बनाए थे। और इससे जो अगला जो वीडियो बनाए थे, तो इसमें हम भौतिकी विज्ञान का कुछ जो क्वेश्चन यहाँ पर 30 क्वेश्चन लिखे थे, समझे। बताए थे कि हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन क्या हो आप लोग से ना छूटे। तो एक से लेकर कुल मिला के देखिए भौतिकी में हम 1 से लेकर 60 क्वेश्चन बनाए हैं किताब के अंदर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये यहाँ पर जो है क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो साइंस जो था वो 3 टाइम बटा था। जीव विज्ञान हुआ, उसके बाद भौतिकी विज्ञान हुआ, उसके बाद रसायन विज्ञान हुआ। तो आपको जीव विज्ञान का जो था पूरा ऑब्जेक्टिव लिखवा दिए, समझे ना। अब आज चलते हैं क्या भौतिकी विज्ञान पर। भौतिकी विज्ञान का हम जो था 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव भी वीडियो बनाइए दिए हैं। आज हम चलते हैं क्या यहाँ पर दिया गया 31 से लेकर कुल 60 तक, समझ गए ना। 60 तक लास्ट है, 60 वो क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, समझ गए ना। इसलिए यहाँ पर ये भी जो क्वेश्चन आप लोग लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन आपको एक पर एक क्वेश्चन है। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बताएंगे तो एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से दिमाग में सेट, मतलब क्या कहते हैं, सेटलमेंट करते जाना, मतलब उसको बैठाते जाना ताकि आप लोग क्या हो, एक भी क्वेश्चन बिहार में छूट कर न आए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो 31 में जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दिया है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समझे ना। क्वेश्चन आपको क्या बात है, समझे ना, पूछ दिया क्वेश्चन है, समझे ना। कब केमिस्ट्री सॉरी भौतिकी विज्ञान में पूछा है क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ध्यान रहिए आप लोग, तो वोल्ट मीटर को हम विद्युत परिपथ समझ गए समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा, समांतर क्रम, क्योंकि वोल्ट मीटर को समझ गए ना विद्युत परिपथ हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, समझे ना। लिख दिया है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम होता है, समझे। इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो आप लोग ध्यान देना। इंग्लिश में होता है OHM होता है, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में लिख दिए ओम। चलिए कंप्लीट हो गया। दिया गया है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जो ऑप्शन में होगा ये ओम, उसमें टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सिल्वर का प्रतिरोधकता कितनी होती है, समझे ना। सिल्वर मतलब क्या होगा, चांदी, समझे ना। इंग्लिश में लिख दिया है सिल्वर का प्रतिरोधकता कितना होता है, और पूछेगा तो आप लोग टिक लगाना ऑब्जेक्टिव में कितना 1.6 गुना 10 के पावर -8, समझ गए ना। ये हो गया आपको सिल्वर का प्रतिरोधकता। अगला यहाँ पर दिया गया है तांबा। तांबा क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, ठीक है ना। तो तांबा का प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ध्यान देना आप लोग, होता है यहाँ पर 1.62 गुने 10 के पावर -8। ये किसका हुआ, आपको तांबा का प्रतिरोधकता हुआ, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे लिखे हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोधकता है कितना है 2.63 गुना 10 के पावर कितना -8। ये जो प्रतिरोधकता हो समझ किसका हो गया आपको, एल्यूमिनियम का हो गया, समझ गए ना। तो ये एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता हुआ कितना 2.63 गुना 10 के पावर -8। चलिए यहाँ पर अगला प्रतिरोधक दिया गया यहाँ पर टंगस्टन। ये भी क्या है, एक धातु है, समझे ना। दिया गया है टंगस्टन का प्रतिरोधकता कितनी होती है, समझे ना। तो टंगस्टन क्या है, मुलायम तार होती है, समझे ना। जो हम लोग विद्युत परिपथ में जो लाल बल्ब देखते होंगे उसमें तंतु के रूप में क्या होती है, इसी समझिए यही टंगस्टन क्या होती है, काम आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना टंगस्टन का जो प्रतिरोधकता होती है आपको 5.20 गुना 10 के पावर -8 होती है। किसका, ये टंगस्टन जो धातु है उसका प्रतिरोधकता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला दिया गया है निकेल का प्रतिरोधकता कितनी होती है, समझे। इसको भी तैयारी कर लीजिएगा। तो प्रतिरोधकता बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछता रहता है, इसको आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान पर निकेल का प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान देना 6.84 गुना 10 के पावर -8। किसका हुआ ये, निकेल का हुआ, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है लोहा, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं आयरन, ठीक है। कहता है यहाँ पर लोहा का प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो अगर पूछेगा तो आप लोग टिक लगा रहा ऑब्जेक्टिव कितना 10 गुना 10 के पावर -8। ये किसका हुआ, लोहा का हुआ। लोहा का प्रतिरोधकता कितना हुआ 10 गुना 10 के पावर -8, ये वो लोहा हो गया। चलिए अगला यहाँ पर दिया गया है पारा, ठीक है। हम पारा क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, समझे। दोनों नाम धरना है क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछ देता है। यहाँ पर हम लिख दिया पारा, समझिए ना। पारा का नाम क्या है, मरकरी। मरकरी भी बोल सकते हैं, इसलिए मरकरी का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो लिख दिया पर 94 गुना 10 के पावर -8, ठीक है। पारा को या मरकरी को। अगला यहाँ पर दिया गया है हीरा। हीरा जो है बताए थे कठोर क्या है, धातु है कि नहीं, काफी कठोर धातु है। इसका आपको क्या कहते हैं, इससे पहले अगला क्वेश्चन लिखवाए थे, इसका जो क्या था प्रतिरोधकता क्या
उसका नहीं होता है, उसका जो कठोरतापन जो होती है काफ़ी अधिक होती है, समझे ना। तो यहाँ पर दिया गया कि हीरा का प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो हीरा काफ़ी होती है। यहाँ पर 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 तक होता है इसका। समझ कितना ठोस है, इसीलिए ये अधिकांश चमकीला भी होती है और ठोस भी होती है, समझे ना। कौन? हीरा जो हुआ। अगला यहाँ पर दिया गया है कांच। कांच तो आप लोग जानते होंगे, कांच मतलब क्या हुआ, शीशा हुआ, समझ गए। यहाँ पे कह रहा है कांच का प्रतिरोधकता कितनी होती है। पूछेगा कि कांच का प्रतिरोधकता कितनी होती है, आप लोग टिक लगाइएगा बेटी कितना, 10 के पावर 10 से 10 के पावर कितना 14, समझ गए। 10 के पावर 10 से कितना 10 पावर 14 किसका होता है, ये कांच का प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर की विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बताओ, समझ गए। क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में क्या बार ने पूछ दिया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छा से दिमाग में बैठा लो। देन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। पूछेगा कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग समझ गए ना, याद कर लीजिए कितना क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है विद्युत धारा मापने वाली युक्ति क्या बोलते हैं, जिससे हम विद्युत धारा मापते हैं उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, एमीटर, समझे ना। तो ध्यान धरिएगा, पूछता है विद्युत धारा मापने वाली युक्ति क्या बोलते हैं, आप लोग ध्यान धरना, उसे क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। चलिए तो हो गया। अगला यहाँ पर दिया गया है विभवांतर मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, समझ गए। विभवांतर मापने वाली युक्ति क्या कहते हैं, तो ध्यान धरना, जो विभवांतर जो मापते हैं उस युक्ति को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। ध्यान कि विभवांतर मापने वाली युक्ति क्या बोलते हैं, आप लोग आंसर में टिक लगाना है, किसमें, वोल्ट मीटर में टिक लगाइएगा, समझ गया। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप क्वेश्चन समझ गए, चलते हैं। यहाँ पर दिया गया क्या नंबर, 45 नंबर है ना। 45 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, समझ गए। पूछता है बराबर बिहार बोर्ड में, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। अगर पूछेगा तो आप लोग टिक लगाना किसमें, ओम मीटर, समझ गए। क्योंकि प्रतिरोधकता जो ऐसा मात्रक होती क्या होता है, ओम मीटर होती है, समझ गए। याद कर लीजिए आप लोग। आया दिया गया है विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। बिहार में पूछा है, यह है विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। पूछेगा तो आप लोग याद धरिएगा क्या, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। वोल्ट किसका हुआ, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक हुआ। जो ऑप्शन में आएगा उसमें डायरेक्ट आंख में टिक लगा दीजिएगा आप लोग, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया है दृष्टि दोष, समझ गए ना। अब यहाँ पर जो है मानव नेत्र का जो है क्वेश्चन आ गया, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए। दृष्टि दोष जो है आपको, दृष्टि मतलब क्या हुआ, नेत्र हुआ, समझे ना। कहता नेत्र दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेत्र दोष कहे बिहार बोर्ड तय हो या दृष्टि दोष कहे तय हो, तो दोनों आपको एक ही नाम हुआ। कितना होता है, 4 टाइप का होता है, पढ़े हुए थ्योरी में। निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ, उसके बाद और बिंदुकता हुआ, जरा दूरदर्शिता हुआ, 4 टाइप का होता है, समझे ना। तो ध्यान धरिएगा, पूछेगा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग 4 में टिक लगाइएगा, समझ गए। चलिए यहाँ पर दिया 48वां क्वेश्चन कि गोलाकार रचना का औसत व्यास क्या होता है। गोलाकार आंख जो है गोलाकार है, ठीक है, तो उसका व्यास कितना होता है, समझ, वही पूछता है गोलाकार रचना का औसत व्यास कितना होता है। अगर पूछेगा तो ध्यान देना 2.4 mm, मतलब क्या 2.4 मिलीमीटर, समझ गए। मतलब क्या हुआ, मिलीमीटर हुआ। गोलाकार रचना का औसत व्यास जो हुआ 2.4 mm, मतलब 2.4 मिलीमीटर, याद हो गया। अगला यहाँ पर दिया गया है दंड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। दंड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है अगर पूछेगा तो ध्यान रखना, दंड कोशिकाओं की जो संख्या होती है कुल 10 करोड़ होती है। कितना होती है, 10 करोड़ होती है, समझ गए। दंड कोशिकाओं की जो संख्या होती है आपको कुल 10 करोड़ होती है। अगला यहाँ पर दिया गया है शंकु कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। शंकु कोशिकाओं की जो संख्या होती है आपको 1 करोड़ होती है। और ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोग 1 करोड़ में क्या करना है, टिक लगाना है, समझ गए। यहाँ पर दिया गया ना कि दंड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। अगर पूछेगा कि दंड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है तो ध्यान धरिए आप लोग टिक लगाना किसमें, कि 10 करोड़ में, समझ गए। अगला दिया गया है शंकु कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। शंकु कोशिकाओं की संख्या होती है आपको 1 करोड़ होती है। कितना होती है, 1 करोड़, समझ गए। यहाँ तक हो गया 50 का क्वेश्चन। 51 नंबर दिया गया है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लो अच्छा से, ठीक है। मतलब समझिए इसमें एक पर एक वीवीआई, मतलब सब वीवीआई है, मतलब सब बराबर पूछा गया क्वेश्चन और बराबर पूछता ही रहता है, इसीलिए हर क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी कर लेना। यहाँ दिया है ना कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कोई भी स्वस्थ जो व्यक्ति जो स्वस्थ आंख होते हैं, जिसके आंख में कोई भी प्रकार का दोष ना हो, वो ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर पूरा साफ साफ देख लेता है, ठीक है।
यही कहता है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। समझ गए। अगला दिया गया है निकट दृष्टि दोष का निवारण मतलब इलाज। निकट दृष्टि दोष अगर इंसान को होता है तो उसका हम इलाज किस लेंस से करेंगे, तो ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है, इलाज होता है, वो अवतल लेंस से किया जाता है। समझ गए। और पूछेगा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, आप लोग याद धरिएगा अवतल लेंस। किसमें होता है, अवतल लेंस। आगे यहाँ पर दिया कि दूर दृष्टि दोष, और मान लीजिए किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया हो तो उसको इलाज किस लेंस से करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दूर दृष्टि दोष का जो निवारण होता है आपको उत्तल लेंस से होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस। समझ गए। दूर दृष्टि दोष का जो निवारण होता है आपको उत्तल लेंस से होता है। हो गया। अब यहाँ पर दिया गया जरा दृष्टि दोष का निवारण, जरा दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वो बायफोकल लेंस से होता है। समझ गए। पढ़ाए थे कि दृष्टि दोष चार टाइप का होता है, वो यहाँ पर दिया गया है जरा दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो बायफोकल लेंस से होता है। समझ गए। यहाँ हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है किसी माध्यम के वर्तनांक का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आपको ये क्या 2 साल पहले पूछा था, ठीक है, याद धरना इसको। ध्यान कि किसी माध्यम के वर्तनांक कितना होता है, उसका मान कितना होता है, आप लोग ध्यान रखना साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। समझ गए। किसी माध्यम के अवर्तनांक जो होता है उसका मान जो होता है आपको साइन आई बटा साइन आर होता है। समझ गए। इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछता है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है मोतियाबिंद एक बीमारी का नाम है। समझ गए। कहता है मोतियाबिंद का निवारण किस लेंस से होता है, कृत्रिम लेंस से। कितना किससे होता है, कृत्रिम लेंस। समझ गए। मोतियाबिंद का निवारण किस लेंस से होता है, आप लोग ध्यान रखना कृत्रिम लेंस से। समझ गए। ये भी क्वेश्चन पूछता है बराबर। क्लियर हो गया। अगला यहाँ पर दिया गया कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम मानव नेत्र में पढ़े थे कि प्रिज्म द्वारा जो निकालते हैं, प्रिज्म ऐसे होता है। इसे जब श्वेत प्रकाश निकलता है, मतलब सातु रंग बैजा होनी पीनाला निकलता है, इससे ही निकलता है। तो बताओ, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करेंगे किससे प्राप्त करेंगे, वही क्वेश्चन अब कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के मैट्रिक में। ठीक है। ध्यान रखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग ध्यान देना प्रिज्म का। यहाँ तक हो गया। अगला दिया गया है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 620 से 720 तक, क्योंकि सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का ही होता है और सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है आपको बैंगनी रंग का होता है। यही 2 क्वेश्चन आपको पूछता है। और सारा होता है बैंगनी सब रंग का, हरा हुआ क्या कहते हैं नारंगी हुआ पीला हुआ सबका होता है, लेकिन ध्यान देना सबसे अधिक हुआ लाल रंग का और सबसे जो कम हुआ आपको बैंगनी रंग का। यार पूछा कि बताओ सबसे अधिक लाल रंग का किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ध्यान देना आपको लाल रंग का कितना होता है 620 से 720, ये हो गया लाल रंग का। उसी तरह से एक बताए पूछेगा कि बताओ सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो आपको होता है बैंगनी रंग का। कितना होता है 400 से 440। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है 60 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को समान आकार किस पर बनता है, तो किसी वस्तु को हम समान आकार जब बनाएंगे तो ध्यान रखना वक्रता केंद्र पर बनता है। समान आकार किससे बनता है, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन ये पूछता है किसी वस्तु को जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो बनाएंगे किस पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक है। चलिए यहाँ तक, यहाँ पर कुल था 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए कि मैक्सिमम जो था पूरा क्वेश्चन आपको भौतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए। ठीक है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन आप लोग अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ये क्वेश्चन और इसे जो पहले क्लास ली थी उसका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में बैठा लो। तो फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन आपको बिहार में आएगा तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से नहीं छूटेगा। समझिए।